नमस्कार। आज मैं आपको लखनऊ की एक और दिल दहला देने वाली घटना के बारे में बताऊंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने एसटीएफ में प्रमोशन के बाद 10 मार्च 2000 को लखनऊ में एसपी सिटी के पद पे कार्यभार ग्रहण किया था और 30 मार्च को ऐसी दिल दहला देने वाली घटना लखनऊ पुलिस लाइन में हुई कि बहुत दिन तक उसने तमाम पुलिसकर्मियों के मानस पटल पे बहुत ही विभत्स घटना की छाप छोड़ी और परेशानी का कारण बना। 30 मार्च 2000 को सवेरे सवेरे कोई 5:30 पौने 6 बज रहे होंगे और लैंडलाइन फ़ोन पे कंट्रोल रूम से ये सूचना आई कि एसएसपी साहब ने सभी को पुलिस लाइन पहुंचने का आदेश दिया है। पुलिस लाइन में कोई हत्या हुई है और काफ़ी पुलिसकर्मी आक्रोशित हैं। सुबह का समय पुलिस के लिए सबसे कठिन समय होता है। सुबह भोर में 3, साढ़े 3, 2:30 बजे तक अपने रूटीन के काम में व्यस्त होने के बाद घर पहुंचता है आदमी, और ज़्यादातर लोग जो फील्ड की ड्यूटी में दिन भर रहते हैं वो नींद में होते हैं, सोते रहते हैं। खैर, किसी तरह से सभी लोग पहुंचे वहाँ पर। एसएसपी साहब मौजूद थे, मैं था, एसपी ट्रांसगोमती थे, एएसपी थे, सारे लोग थे वहाँ पर। पुलिसकर्मी और उनके परिवार, लखनऊ का पुलिस लाइन बहुत बड़ा पुलिस लाइन है ट्रांसगोमती में, यानी जब आप हज़रतगंज से और यूनिवर्सिटी की तरफ चलें तो यूनिवर्सिटी क्रॉस करने के बाद दाहिने हाथ को बड़ा सा गेट है और भीतर की तरफ जाएंगे, बाएं हाथ को पुलिस का वो मैदान, ऐतिहासिक मैदान है लखनऊ पुलिस का, और दाहिने हाथ को कांस्टेबल्स की बैरक्स और उनके परिवारजनों या परिजनों के साथ रहने वाले पुलिस लाइन्स को, जिसको घरैया लाइन कहते हैं, जो घर वाले रहते हैं वो लाइन है। कुछ पुलिसकर्मी नारेबाजी कर रहे थे और कुछ महिलाएं और बच्चे बहुत ही करुण क्रंदन कर रहे थे। यही हो रहा था, साहब जल्दी आइए, वो औरों को मार देगा, औरों को मार देगा। सब लोग पहुँचे। रूम नंबर 561 के बाहर बहुत भीड़ थी, लोग बाहर दूर दूर उस रूम से रह रहे थे। आरआई थे एपीएस चौहान, डिप्टी एसपी होकर रिटायर हो गए हैं। उन्होंने पहले पूरी बात बताई कि साहब ये एक चंद्रजीत यादव नाम के कांस्टेबल का घर है और सुबह सुबह उनके बेटे 10 वर्षीय पंकज ने 5:30 बजे के आसपास दरवाज़ा खटखटाया, मुझे जगाया और उसने कहा कि मेरे पापा ने मम्मी और सभी बहनों को काट के मार दिया है। मैं भी घबरा के आया। बाहर, भीतर से दरवाज़ा बंद था, बाहर खिड़की से आवाज़ लगाई। खिड़की जैसे ही उसने खोली वैसे ही उसने कुल्हाड़ी या फरसे से मारा। हाथ में आरआई, रिजर्व इंस्पेक्टर लाइन के जो होते हैं, एपीएस चौहान साहब को उसने कुल्हाड़ी से, फरसे से उन पे वार कर दिया, उन्हें चोट लग गई। बाकी लोग आगे बढ़े, एएसपी वहाँ के आगे बढ़े, फरसा लेकर दौड़ा वो कि खबरदार अगर कोई नज़दीक आया तो मैं मार दूंगा। एसएसपी साहब ने कहा कि सामने से इसके पास जाने में दिक्कत है, ये किसी पे वार कर देगा, खून सवार है इस पर, और बेहतर ये होगा कि पीछे की तरफ से, पीछे का दरवाज़ा इसका तोड़ के इधर हम लोग बाद में इंगेज करते हैं, पीछे से पूरी फोर्स एक साथ जाके इसे ओवर पावर कर दें। यही बात तय भी पाई गई और पीछे से दरवाज़ा तोड़ा गया और बाहर से सब लोग उसको बातचीत में इंगेज किए हुए थे। एसएसपी साहब, बीबी बख्शी साहब सीधे घुसे और वो फरसा लेकर बीबी बख्शी साहब पर हमलावर हो गया। इसी बीच बख्शी साहब ने
उनके साथ चल रहे उनके जो गनर होते हैं उसकी रिवॉल्वर निकाली और उसने कहा खबरदार अगर आगे बढ़ा गोली मार दूंगा। इतना सुनते ही वो रुक गया। फिर उन्होंने समझाया कि पहले तुम फरसा दे दो, नहीं इतने लोगों को बच्चा बता रहा है वो बॉडी कहाँ है, इस तरह की बात करते करते बहरहाल उसने फरसा अपना दे दिया। सभी लोग भीतर घुसे। 2 कमरे के मकान होते हैं वो, जो शयन कक्ष था उसका, उसमें एक तख्त पड़ा हुआ था। तख्त पर लाइन से 5 डेड बॉडीज़ रखी हुई थी और कमरे के बाहर खून निकल रहा था। पूरा कमरा, कोई फर्श में जगह ऐसी नहीं थी जो खून से भरी न पड़ी हो। लगभग सभी शवों को, एक शव को छोड़कर जिसमें कुछ हल्की सी जान भी लग रही थी, सभी शवों के सिर धड़ से अलग थे। कुछ लोगों से देखा भी नहीं गया और बाहर निकल आए। इसी बीच में बाहर पुलिसकर्मियों के परिजन उग्र हो गए कि साहब बहुत दिन से इसकी शिकायत हो रही है कि ये बहुत सबसे झगड़ा करता है और कोई न कोई बड़ा कांड कर देगा। इसके खिलाफ़ कार्रवाई नहीं हुई, पुलिस लाइन से इसको निकाला नहीं गया, इतना बड़ा कांड हो गया। पत्नी और 4 बच्चों, 4 लड़कियों की इसने हत्या कर दी। बाहर निकल के सबको समझाया गया। फिर जैसे भीड़ की मेंटलिटी होती है, किसी ने कहा साहब इतने लोगों की हत्या हो गई, अदालतों में कुछ नहीं होगा, अदालतों से इसे कभी सज़ा नहीं मिलेगी, सबसे अच्छा ये है इसे बाहर निकालिए, हम सज़ा देंगे। आप सोचें, जो पब्लिक की भीड़ होती है, जो सड़कों पे जाम लगा के इस तरह की बात करती है कि अभियुक्त को मेरे सामने लाइए, हम न्याय करेंगे। और जब अपना पुलिस वाला, सारे पुलिस वाले थे, बाहर का कोई एक आदमी नहीं था, उस समय तक प्रेस वाले भी नहीं आए थे, और सारे पुलिस वाले और परिजन, एसएसपी, एसपी सिटी, एसपी सिटी ट्रांसगोमती, एसपी रूरल भी आ गए थे, सभी सीओ, सब लोग मौजूद थे। सबके सामने यही पुलिसकर्मी मांग करने लगे कि साहब बाहर निकालिए, हम इसको सजा देंगे। भीड़ को समझाना, हम समझाते हैं भीड़ को, यही पुलिस वाले जो मांग कर रहे थे यही भीड़ को समझाते हैं कि साहब कानून है, पोस्टमार्टम होगा, फलाना होगा, ठिकाना होगा, ले जाने दीजिए, आप मार देंगे तो सज़ा किसको होगी। इस तरह की बातें समझा बुझा के किसी तरह, हमेशा ये रूटीन हो गया है, ये पार्ट ऑफ पुलिसिंग हो गया है कि जब भी लॉ एंड ऑर्डर के संबंध में कोई भीड़ इकट्ठा होती है तो सीनियर अफसर और जूनियर अफसर सब मिलकर उसको समझाते हैं और उसे बताते हैं कि नहीं, आपका काम नहीं है, कानून आप हाथ में नहीं ले सकते। 1 घंटे की जद्दोजहद के बाद बड़ी मुश्किल से और भी फोर्स मंगाई गई और चंद्रजीत यादव को वहाँ से, जो वज्र वाहन होता है, चारों तरफ से बंद होता है, किसी तरह दरवाजे से सटा के खड़ा किया गया और भारी पुलिस बंदोबस्त में उसे महानगर कोतवाली ले जाया गया। ये इंस्पेक्टर महानगर को इंस्ट्रक्शंस थे कि आप भीतर देख लीजिएगा, क्योंकि अपने पत्नी और बच्चों की हत्या की है, मानसिक रूप से टूटा हुआ भी होगा, थोड़ी देर बाद जब इसका गुस्सा उतरेगा, ये आत्महत्या न करना पाए, और इससे सारी बात पूछनी है, डिटेल इंट्रोगेशन होनी है, सभी लोग इंट्रोगेट करेंगे कि और कोई बात तो नहीं हुई है। फिर भीड़ कोई नहीं थी, सब पुलिस वाले थे, बहुत बड़ी पुलिस लाइन में, उसमें 1000 के आसपास पुलिसकर्मी रहते हैं, परिजन भी रहते हैं। एक तरफ गस्टेड ऑफिस का भी ऑफिसर्स हॉस्टल बना हुआ है, उसमें वो रहते हैं, लेकिन कमोबेश सभी लोग बाहर निकल आए थे। बड़ी घटना थी, कैंपस के भीतर की घटना थी, पुलिस वालों से संबंधित घटना थी। पहले ये पता किया गया कि ये जो भीड़ कह रही है कि ये क्या है ऐसा, ये क्यों भीड़ अचानक इस तरह से रिएक्ट कर रही है कि साहब बहुत दिन से शिकायत हो रही है और फिर भी इसके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसे अलाउ किया गया भीतर रहने के लिए, इसको पहले ही बाहर कर देना चाहिए था। ये तो अपने घर में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ उसने किया है, ये इस तरह का व्यवहार था इसका, ये किसी के साथ ऐसा कर सकता था। पहले तो सब लोग गए और आरआई के ऑफिस में बैठ के सब लोगों ने ये जानने की कोशिश की कि भीड़ यानी पुलिसकर्मी, बाकी पुलिसकर्मी, पुलिस लाइन में रहने वाले और जो पुलिसकर्मी हैं, इनकी इस शिकायत का आधार क्या है, क्यों ऐसी बात कह रहे थे, कब कब इसकी शिकायत की गई और शिकायत पे क्या क्या कार्रवाई हुई। तो पता लगते लगते ये पता लगा कि 1997 में जब उस समय
आधे भाग में नए क्वार्टर्स, रेजिडेंशियल क्वार्टर्स कांस्टेबल्स के रह रहे थे। तो अचानक एक दिन ये आया, उसमें सब पे ताले लगे हुए थे और अभी उन मकानों का आवंटन नहीं हुआ था कि कौन से मकान किसको आवंटित किए जाएं। देखिए, पुलिस में मकान की बहुत बड़ी समस्या है। अब तो ये समस्या थोड़ी बहुत ठीक हुई है। आप सोचिए, सन 2000 में, आज से 20 वर्ष पहले, थानों में बने हुए मकान, पुलिस लाइन में बने हुए मकान या पुलिस कर्मियों के रहने वाले मकान पुलिस कर्मियों की संख्या के सापेक्ष बहुत कम थे। एप्लीकेशन जो लोग आवास के लिए देते थे कि पारिवारिक आवास में मुझे रहना है, उसका एक रजिस्टर मेंटेन होता था, उसकी एक प्रायोरिटी फिक्स होती थी। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेसिस पर कि जो मकान खाली हुआ और जिसने अप्लाई किया है, अगर उसका वेटिंग लिस्ट पे नंबर 1 नाम है तो उसके नाम आवंटित किया जाएगा, वो नहीं लेगा तो दूसरे के नाम आवंटित किया जाएगा। और इसकी वजह से ही ज़्यादातर पुलिसकर्मी वो पुलिस परिसर के बाहर रहा करते थे, प्राइवेट आवास में। तो सभी लोग इस दृश्य से देख रहे थे कि जब ये जो 40 या 50 मकान उस समय बने थे, 97 की बात है, कि जब नंबर आएगा तो हमको अलॉट होगा। अच्छे मकान बने थे वो। लेकिन इसी बीच में एक दिन शाम को ये आया, इसने उस पर लगा किसी एक मकान में लगा हुआ ताला तोड़ा और एक छोटी सी मेटाडोर टाइप की जो वाहन होता है, 4 पहिया वाहन, उसमें सामान ले आया और सामान भीतर रखने लगा। लाइन में शोर हो गया, अरे साहब अभी तक आवंटन नहीं हुआ था, ये कैसे ताला तोड़ के घुस गया। पुलिस लाइन कैंपस में ही एएसपी रहते थे, आजकल आईजी हैं श्री अखिल कुमार साहब। एएसपी अंडर ट्रेनिंग थे और अकेले ही कैंपस में रहा करते थे। लोगों ने उनके पास गुहार लगाई, साहब देखिए ये ताला तोड़ के भीतर ज़बरदस्ती घुस गया है। एएसपी साहब तत्काल मौके पे पहुँचे, लेकिन उनकी सरप्राइज़ के लिए उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि हमारा सिपाही हमारे ऊपर ही राइफ़ल तान देगा। जैसे ही एएसपी साहब गए, उन्होंने कहा भाई कैसे तुमने भीतर अपना सामान रख लिया, अभी इसका आवंटन नहीं हुआ है, ये ज़बरदस्ती अनुशासनहीनता है, तुम बिना आवंटन के सरकारी आवास में घुस रहे हो, तुम्हारे खिलाफ़ कार्रवाई होगी। इसने तुरंत अपनी राइफ़ल 303 की राइफ़ल जो ड्यूटी पर से आया था, उसने श्री अखिल कुमार के ऊपर तान ली। अखिल कुमार साहब भी दंग रह गए। उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि उनके साथ उनका कोई कांस्टेबल ऐसा करेगा। इतनी देर में भीड़ इकट्ठा हुई। नरहरि सिंह चौहान उस समय RI थे। उन्होंने बीच में वो आके खड़े हो गए। उनका खबरदार, तुमने अगर ऐसी कोई हरकत की, उसको उसकी राइफ़ल छीनी गई, उसे उसके खिलाफ़ मुकदमा कायम हुआ, सस्पेंड किया गया और तत्काल वहाँ से उस पत्नी और बच्चों को, पत्नी की इसका मायका वहाँ का था सुल्तानपुर का, पत्नी और बच्चों को सुल्तानपुर भेज दिया गया और इसको इसके जनपद अम्बेडकर नगर भेज दिया गया। खैर, पुलिस में विभागीय कार्रवाई अपना जिस हिसाब से चलती है, पता नहीं कब सब कुछ ख़त्म हो गया, रीइंस्टेट हो गया, फिर वापस आके ड्यूटी करने लगा। घटना वाले दिन ये ट्रैफिक पुलिस में तैनात था। ये रहने वाला है अम्बेडकर नगर का, थाना जलालपुर है, गांव उसरहिया है, वहाँ का रहने वाला है। ये पता लगा कि अभी कुछ दिन पहले, करीब 1.5 महीने 2 महीने पहले, इसकी पत्नी और बच्चों यानी सब ने जाके APS चौहान जो RI थे उनसे शिकायत की कि साहब ये बहुत मारपीट करने लगा है और ये हर समय धमकी देता है कि सबको लाइन से खड़ा करके गोली मार दूंगा। नरहरि सिंह चौहान बहैसियत RI, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस लाइन के भीतर का पूरा प्रशासन उन्हीं के जिम्मे होता है। वो गए और उन्होंने उससे बातचीत की, उससे कहा कि तुम क्यों तंग कर रहे हो, क्यों बच्चों को मारते हो, क्यों पत्नी को मारते हो, तुम्हारी बंदूक कहाँ है। उसके पास एक लाइसेंसी SBBL गन थी। उस लाइसेंसी SBBL गन को अपने साथ ही RI ले गए और उन्होंने मालखाने पर जमा कर दिया। उन्होंने कहा जब तक तुम अपनी आदत नहीं सुधारोगे, ये बंदूक तुम्हारी लाइसेंसी बंदूक है, लेकिन हम तुम्हें नहीं देंगे, ज़्यादा जिद करोगे तुम्हारे विरुद्ध मुकदमा कायम करेंगे कि तुम इस लाइसेंसी बंदूक का गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल कर रहे हो। बात वहीं ख़त्म हो गई। लेकिन उसके बाद इसकी मारपीट का सिलसिला कम नहीं हुआ। तो इस तरह से 2 पुरानी घटनाएं हुई थी जो पूरी पुलिस लाइन में सभी पुलिसकर्मियों और उनके परिजनों के जानकारी में थी। यही कारण था कि पुलिस के लोग वहाँ उस समय इस बात को लेकर आक्रोशित थे कि पहले भी ये इस तरह का व्यवहार करता रहा है और इसके खिलाफ़ अगर कार्रवाई हुई होती
तो ये नौबत ना आती। ये 2 कारण थे। इसके अलावा छोटे छोटे बहुत से कारण लोगों ने बताए। अनायास किसी को मार देना, किसी के ऊपर झपट पड़ना, इस तरह की बातें, इस तरह की शिकायत उसकी थी, चंद्रजीत यादव की। ये सब बात सुनने के बाद कि साहब ये पुरानी 97 की जो घटना थी, उस संबंध में जो एफआईआर हुई थी वो कहाँ है, उसमें क्या कार्रवाई हुई, इसकी जांच किसने की थी, विभागीय जांच किसने की थी, विभागीय जांच में क्या हुआ, सज़ा मिली या छोड़ दिया गया, ये सब बातें जानने के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए गए वहाँ पे एएसपी को कि आप ये सब कागज़ पत्तर इकट्ठा करके शाम को सब लोग बैठेंगे और देखेंगे इसमें कि क्या पुलिस कर्मियों के स्तर पे, पुलिस अधिकारियों के स्तर पे कोई लापरवाही हुई जो इस तरह की घटना हुई। इसके बाद सब लोग पहुँचे महानगर थाने। आईजी साहब थे श्री करमवीर सिंह, डीआईजी थे श्री ओपी दीक्षित, एसएसपी थे श्री बीबी बख्शी। सभी लोग गए। ये हुआ कि अब डिटेल में इनसे बातचीत करें, क्योंकि उस समय बच्चों की स्थिति नहीं थी जो बातचीत कर सकें। तो कुल 3 बच्चे इसमें बचे हुए थे। 10 वर्षीय पंकज था, 16 वर्षीय पूर्णिमा थी और 5 वर्षीय अंकित। 2 बेटे और 1 बेटी बची हुई थी और पत्नी के साथ 4 बच्चियों की हत्या हो चुकी थी। बात जब बच्चों से पहले तो बहुत सहमे रहे, बहुत डरे रहे, बहुत मुश्किल से सभी सीनियर लोग थे, उनको मानसिक रूप से, उनको साइकोलॉजिकली समझा के उनसे बातचीत की गई और जो घटना का स्वरूप आया वो दिल दहलाने वाला था। पूर्णिमा ने बताया कि पिछले 1 महीने से बहुत ज़्यादा मारपीट करते थे और अभी 15 दिन पहले ही उन्होंने माताजी को इतना मारा था, मार के और हाथ तोड़ दिया था कि और ये कहा था कि अगर शिकायत हुई तो मैं किसी को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। पहली बार शिकायत होने पे उसकी एक नाली बंदूक जो जमा करा ली गई थी, इस बात से बहुत ज़्यादा आक्रोशित था और वो बार बार ये पूछता रहा कि कौन कौन लोग आरआई के पास मेरी शिकायत करने गए थे। पत्नी के बारे में तो उन्हें आरआई ने बताया था कि आपकी पत्नी आई थी और उन्होंने कहा था बच्चे आए थे, लेकिन कौन कौन बच्चे गए थे और सभी बच्चे मना करते रहे कि नहीं मैं नहीं गई थी या मैं नहीं गया था, लेकिन उसको ये कन्फर्म था कि बच्चे गए थे। उनमें से वो ये अलग नहीं कर पा रहा था कि कौन से बच्चे अपनी माँ के साथ गए थे मेरी शिकायत करने, जिस शिकायत के बाद मेरी एक नाली बंदूक, लाइसेंस से एक नाली बंदूक थाने पुलिस लाइन के मालखाने में जमा करा ली गई। घटना वाले दिन पूर्णिमा बताने लगी कि साहब रात में 12 बजे उन्होंने पहले माताजी को मारना शुरू किया। मारने के बाद उनके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। क्योंकि ये रोज़ाना की बात थी तो हम लोगों ने समझा अभी थोड़ी देर में गुस्सा ख़त्म हो जाएगा और बात यहीं ख़त्म हो जाएगी, लेकिन वो इस पर नहीं माने। इसके बाद उन्होंने अपने अलमारी में से काला चश्मा निकाला, काला चश्मा पहन लिया और काला चश्मा पहन के अपने गमछे से माताजी का गर्दन उनके सीने पर बैठ के उनकी गर्दन कसने लगे। कसते कसते थोड़ी देर में माँ विद्या देवी करीब 42 साल की थी, उनकी मृत्यु हो गई, वो निढाल हो गई। फिर भी नहीं माना ये। उसके बाद अलमारी से फरसा निकाल कर लाया, फरसे से गले पे ताबड़तोड़ कई वार किए। वार करने के बाद इसने सभी भाई बहनों को, 6 लड़कियां और 2 लड़कों को दूसरे वाले कमरे में बंद करके बाहर से सिटकनी लगा दी। पूर्णिमा सबसे बड़ी थी। पूर्णिमा नंबर 2 की थी। पूर्णिमा ने कहा कि हम लोग देखते रहे उसमें से, झरोखे में से, कि हम लोगों को बंद करने के बाद फिर ताबड़तोड़ इतने वार किए जब तक फरसे से गर्दन पे, जब तक कि माताजी का सिर ऑलमोस्ट धड़ से अलग नहीं हो गया। उसके बाद फिर ये चंद्रजीत उसके सीने पर चढ़ के खड़ा हो गया, हा हा करके हंसता रहा और लगभग 2 घंटे खड़ा रहा। आप सोचें छोटे छोटे बच्चों की, उन लड़कियों की क्या हालत होगी जब वो झरोखे में से देख रहे हैं कि उनका बाप, और आवाज़ लगाता था दरवाजे की तरफ मुँह करके कि अगर किसी ने शोर किया तो यही हाल करूँगा। बच्चे डर के मारे पसीने पसीने। थोड़ी देर में सिटकिनी खोल के दरवाज़ा उसने खोला और उसने नीतू को आवाज़ लगाई। नीतू उसकी बच्चियों में सबसे बड़ी थी, उम्र करीबन 17 वर्ष थी। नीतू को आवाज़ लगाई,
फिर दरवाज़ा बंद कर दिया। नीतू को उसकी माँ के पास लिटाया। वो रोती रही, चिल्लाती रही, लेकिन उसके गर्दन पे भी वार किया। फिर दरवाज़ा खुला, किरण को बुलाया, फिर उसके बाद सुमन को बुलाया और फिर अंत में मधु को बुलाया। इन सबको उसी तख्त पे लिटा के और उनके गर्दन पे फरसे से वार करके मार डाला। ये सब होते होते कोई 5 बज गया होगा। फिर उसने अपने दोनों लड़कों पंकज, अंकित और नंबर 2 पे जो बेटी थी उनकी पूर्णिमा, पंकज की उम्र 10 वर्ष, अंकित की उम्र 5 वर्ष, पूर्णिमा की उम्र 16 वर्ष, इन तीनों को बाहर निकाला। फिर इनसे कहा, तुमने क्या देखा? तो पूर्णिमा के मुंह से निकल गया कि मैंने देखा कि आप मम्मी को मार रहे हैं। उसने फरसा उठा लिया। उसने कहा, मैं तुझे मार डालूंगा। दोनों लड़के और लड़कियों ने पैर पकड़ लिए कि नहीं नहीं। तो उन्होंने कहा कि अब अगर कोई पूछेगा, अगर किसी ने कुछ भी किसी को बताया कि ये कैसे हुआ है, तो यही हाल करूंगा मैं जो इन सब का किया है। इसी बीच में पंकज धीरे धीरे खिसकता हुआ दरवाजे की तरफ गया और दरवाज़ा खोलकर वहाँ से इतनी तेज़ से भागा कि सीधे वो 1-1.5 मिनट की दूरी पर रहने वाले आरआई के कमरे में घुस गया, उनके घर में घुस गया। हल्ला किया, आरआई बाहर निकल के आए। इस बीच में दोनों लड़कियों को वो धमकाता रहा। दरवाज़ा उसने भीतर से बंद कर लिया। आरआई फिर धीरे धीरे 2-4 सिपाही आए। जब आरआई के ऊपर भी वार कर दिया, तब ये सूचना सब जगह गई और फिर सारे लोग आए और सब लोगों ने डेड बॉडी दी। बच्चियों से बात करके ये अंदाज़ लग गया था कि ये कुछ या तो विक्षिप्त था या विक्षिप्त उस समय हो गया या गुस्से का कोई तात्कालिक कारण था। उसके बाद चंद्रजीत को बुलाया गया कि आखिर उसके दिमाग में क्या था, आखिर उसने ऐसा इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। चंद्रजीत शुरू में तो मना करता रहा कि मेरे बच्चों से पूछ लीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है, पता नहीं कौन मार के चला गया। खैर थोड़ी देर में जब उसको बताया गया कि हम लोगों को सब सही सही पता लग गया और थोड़ी सी माइनर डिटेल्स जैसे काला चश्मा लगाने की, शरीर के ऊपर खड़े होकर ज़ोर ज़ोर से हंसने की जब बात बताई गई, तो वो टूट गया। उसने फिर शुरू से पूरी बात बताई। उसने बताया कि इस विद्या देवी से शादी होने के पहले उसकी 2 शादियां हो चुकी थी। पहली पत्नी जो उसकी थी वो पागल थी, उससे कोई संतान नहीं हुई। उसको लेके बहुत घर में तनाव रहता था। फिर उसको उसके घर भेज दिया गया। उसके घर वालों ने भी बहुत तंग किया कि नहीं ये तुम्हारे साथ ही रहेगी। पंचायत हुई, फाइनली उसको छोड़ दिया। दूसरी शादी की। दूसरी शादी हो के जब आई तो उस समय तो उसे नहीं पता लगा, लेकिन बाद में उसे पता लगा कि शरीर में उसके वाइट पैचेस हैं जिनको सफ़ेद दाग कहते हैं। वो बार बार कह रहा था कि दूसरी वाली जब आई तो वो कोढ़ी थी, सफ़ेद सफ़ेद दाग थे उसके, और मैंने उसे कभी नहीं छोड़ा, उससे भी कोई संतान नहीं हुई। फिर ये तीसरी शादी हुई। सारी संतानें इसी से हुई हैं उसकी। लेकिन पिछले साल भर से उसे अपनी पत्नी की चरित्र पे शक होने लगा। उसका कहना था कि साहब बहुत लोग हमारे यहाँ आने लगे थे अचानक, और हमें शक करने का हमारे पास पूरा कारण था कि आखिर क्यों इतने लोग आते हैं, और मुझे ये लग रहा था कि हमारी पत्नी का चरित्र ख़राब है। इससे भी ज़्यादा डर मुझे लग रहा था कि मेरी लड़कियाँ अब जवान हो रही हैं। सबसे बड़ी बच्ची 17 साल की हो गई है, उसके बाद 16 साल की, उसके बाद 12 साल की, और जब ये दुश्चरित्र हो गई है तो बच्चियों को भी ये इसी तरह के धंधे में लगा देगी, मेरी बदनामी होगी, और इस तरह की बात इसके दिमाग में सवार हो गई। और ये यही चाहता था कि किसी दिन मैं रंगे हाथ पकड़ लूँगा तो अपनी पत्नी को गोली मार दूँगा। कई बार उसने अपनी बंदूक की सफाई की थी। कारतूस उसने अपडेट किए थे कि पुराने कारतूस हो सकता है ना चलें। ये पूरी तैयारी में था, और बार बार कभी ड्यूटी के बीच में अचानक आ जाना, कभी कभी ये कहे कि मैं परसों लौटूंगा, फिर तुरंत 3-4 घंटे बाद आ जाना वो। लेकिन उसे कभी कोई उसके घर पे मिला नहीं। ये उसकी शंका थी, ये उसका शक था, और इसलिए उसने तो फिर उससे पूछा गया, फिर बच्चों को क्यों छोड़ दिया तुमने? अरे बोले साहब तो पुलिस वाले हैं, मुकदमा भी वही लिखेंगे, विवेचना भी वही करेंगे,
कोर्ट में भी वही हाजिर करेंगे, आज नहीं तो कल बचना ही है, बेटों को मार दूंगा तो फिर आगे वंश कैसे चलेगा। ये बात वहाँ वरिष्ठ अधिकारियों को बुरी लगी। उसने कहा क्यों, लड़कियों से, लड़कियाँ भी तो तुम्हारा खून है, उनसे वंश नहीं चलेगा। लेकिन बस जैसे उसको खून सवार था, उसने ये सब सारी बात बताई। इसके बाद उसके साथियों से बात की गई, जो उसके सबसे नज़दीक के साथी थे, जो उसके साथ रहा करते थे, जो उसके साथ ड्यूटी किया करते थे, ड्यूटी पे साथ आना जाना था इनका, उनको बुलाया गया, उनसे बातचीत की गई। और बच्चों से और चंद्रजीत से बात करने में करीब करीब 4.5 घंटे बातचीत की गई। और जिसने जिसने वो दृश्य देखा था कोई भूल नहीं पा रहा था। हर बार ये पूछा जा रहा था किसको पहले मारा, किसको बाद में मारा, क्या सीक्वेंस था। इसलिए क्योंकि बच्चों की बताई हुई बात और इसकी बात में कोई कंट्रडिक्शन तो नहीं है, या ऐसा किसी तीसरे ने ऐसा तो नहीं कर दिया, कोई दूसरा एंगल इसमें निकल के आया। ये कन्फर्म होने के बाद कि बिल्कुल इसी ने की है, लड़कियों ने और बेटों ने जो बात बताई वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है। सबसे छोटा बच्चा जो 5 वर्ष का था, अंकित, वो तो बस ऐसा लग रहा था उसकी आंखें नहीं झपक रही थी, बस बार बार कि इसको ऐसे मारा, उसको ऐसे, तुतलाता था थोड़ा सा वो, पापा ने मारा, पापा ने मारा, पहले उसको मारा। फिर कभी कभी वो जो सीक्वेंस था, सीक्वेंस में गड़बड़ी हो जाती थी। लेकिन बहुत छोटा था, 5 वर्ष का बच्चा था, सारी हत्याएं उसके सामने हुई थी। उसके साथियों ने बताया कि साहब ये जब से इसके बच्चे बड़े हो गए और ये कभी गांव जाता था तो गांव के लोग उससे कहते थे कि अब लड़कियों की शादी शुरू करो, 6-6, 7-7 लड़कियां हैं तुम्हारे, और अभी से शादी नहीं करोगे तो रिटायर हो जाओगे, उसके बाद कौन पूछेगा तुम्हें। लड़कियों की शादी के सिलसिले में कभी कभी कैलकुलेट करता था बैठ के कि साहब एक शादी में इतना खर्च होगा, कम से कम खर्च करूँगा तो इतनी शादियों में तो हमारी पूरी पेंशन निकल जाएगी, पूरी जीपीएफ का पैसा निकल जाएगा, पूरा ग्रेच्युटी का पैसा निकल जाएगा, हम खेत भी अपने हिस्से का बेच देंगे तो भी शादी नहीं कर पाएंगे। और उसी को लेके धीरे धीरे ये अवसाद में जा रहा था, धीरे धीरे ये मानसिक रूप से विक्षिप्त हो रहा था कि इतनी बच्चियों की शादी, और तनख्वाह बहुत कम उस समय सिपाहियों की तनख्वाह आज से 20 वर्ष पहले बहुत कम हुआ करती थी, आज की तरह नहीं थी। तो वो उस फ्रस्ट्रेशन में, उस अवसाद में, वो उस तरह के डिप्रेशन में, वो उसके दिमाग में बात घर करती चली गई। ये बात सही है कि अगर उस दिन एपीएस चौहान ने उसकी वो एक नाली बंदूक न रख ली होती तो शायद ये दोनों बेटे और वो बेटी भी न बचती। उसे ज़्यादा मेहनत करनी, क्योंकि 12 बजे से लेकर 4 बजे तक के बीच में ये सब 5 हत्याएं उसने की, यानी उसे इतना समय, फिर तो 1-2 गोली में ही सारे लोगों को वो मार डालता और फिर बहुत बड़ा ये हादसा होता पुलिस लाइन के भीतर। तो किसी की मन स्थिति समझने में, उसकी मन स्थिति का आप देखें, मन स्थिति उसका देखें, उसकी देखें, मन स्थिति उन बच्चों की सोचें जिनके सामने उसके बाप ने, उसकी माँ और एक एक करके बहनों की फरसे से गला काट कर हत्या की हो, उसकी भी मन स्थिति समझें। पुलिस की मन स्थिति समझें कि अपनों के बीच में रहने वाले एक अपने ही आदमी ने अपने पूरे परिवार की गर्दन काट दी। बहुत दिन तक ये मनोचिकित्सकों का विषय बना रहा। अखबारों में लखनऊ विश्वविद्यालय के मनोचिकित्सा विभाग के साइकोलॉजी के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, उनको भी बुला के सभी लोगों ने बात की, एसएसपी साहब ने बात की, करमवीर सिंह साहब ने भी बात की कि साहब ये क्या है, ये तो किसी के साथ हो सकता है। अगर किसी का बहुत बड़ा परिवार है और वो इस बात को लेके कि मैं बच्चों की शादी कैसे करूँगा, बच्चों को सेटल कैसे करूँगा, वो डिप्रेशन में चला जाए तो वो भी ऐसा ही करेगा। तो हमें क्या करना चाहिए, हम कैसे इनकी काउंसलिंग करें, क्या ऐसा करें कि इनके दिमाग से ये बात निकल जाए। और ये डिप्रेशन में, एक तो नौकरी में जो काम का बोझ है वो है, मानसिक तनाव है, कहाँ कहाँ ड्यूटियों के प्रकार लगातार बदलते जा रहे हैं। लखनऊ में जो वीआईपी ड्यूटी है वो कभी कभी एक ड्यूटी में 18, 20 घंटे सिपाहियों को और उससे ऊपर के अधिकारियों को खड़ा होना पड़ता है। इस पे बहुत मंथन हुआ, बड़े लेक्चर लिए गए, पुलिस लाइन में लोगों को बुला के जो मनोविज्ञान से संबंधित लोग थे
उनसे काउंसलिंग कराई गई पुलिस वालों की। आरआई ने ऐसे लोगों को चिन्हित किया जो कुछ मानसिक रूप से किन्हीं कारणों से, चाहे ड्यूटी के दबाव में, चाहे पारिवारिक दबाव में, कुछ डिप्रेशन में रहते हैं, या जिनके लिए लोग कहते हैं कि वो परेशान रहता है। ऐसे लोगों को बुला के उनकी काउंसलिंग कराई गई। लेकिन फिर भी वही बात जो यक्ष प्रश्न बना रहा सबके दिमाग में कि आखिर इतना डिप्रेशन किस बात का। ठीक है, उसके पारिवारिक रूप से वो परेशान था। 2 पहले की शादियां जिसकी टूट चुकी हों, ख़त्म हो चुकी हों, भले ही उसकी गलती से हुई हों, तीसरी से उसके इतने बच्चे हुए हों, और सब एक के बाद एक उम्र में सब बड़े होते जा रहे थे, समझदार बच्चे थे, सभी पढ़ भी रहे थे, सब पढ़ाई कर रहे थे। तो ऐसे में एक आदमी की ऐसी मनोदशा कि वो अपने पूरे परिवार को एक एक करके, उससे ये भी पूछा गया कि भाई आप अपने पत्नी की शरीर पर 2 घंटे क्यों खड़े रहे, जब आप ये इंश्योर कर चुके थे कि गर्दन पे इतने फरसे सवार किए हैं कि उसका ज़िंदा होना असंभव है। बोले साहब उसके ऊपर खड़े हो के मैं ये देख रहा था कि इसकी सांस चल रही है कि नहीं चल रही है, और कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि इसकी धड़कन पैर से ये महसूस करता था, मैं नंगे पैर चढ़ा था वो, कि पैर से ये मैं महसूस करता था कि ये अभी सांस चल रही है, और जब तक मैं बिल्कुल कंफर्म नहीं हो गया तब तक मैं उससे नीचे नहीं उतरा। तो ये पुलिस के मनोदशा, एक सिपाही की करतूत, जिसमें पूरी लखनऊ की पुलिस के आंखों के सामने हुआ जो हत्या कांड या जो विभत्स घटना हुई, और उन पे क्या इसका असर पड़ा होगा, इसके संबंध में ये आज का विषय था। आप भी सोचें कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा उस आदमी के साथ कि इतनी बड़ी घटना पुलिस लाइन में अपने परिवार के साथ उसने की। कल लखनऊ के एक दूसरे बहुचर्चित हत्याकांड के साथ आपके समक्ष आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।